कि आपकी और मेरी आवाज़ की लोगों को ज़रूरत है, इसलिए 10 मिनट लेट भी हो तो जानी चाहिए। किस दोस्त के साथ? कौन? नहीं नहीं, बातचीत चलती रहती है। ये नईमुल हक साहब थे पहले, तब आप और मैं छोटे थे, इसलिए हमें याद नहीं होगा शायद। हाँ। तो उसको 11:30 हो गए, उसको ब्रेक भी ले लेने दो, 30 सेकंड किसने ले लिया। पहले तो अड़ियां तनख्वाह टाइम से नहीं दे रहे, वो तो ब्रेक भी खा जाएंगे तो मजीद वो अखीर कर देंगे फिर। चलो हुण तो खत्म हो जाना चाहिए। हो गए जी, एग्जैक्ट हो गए या 31 मिनट हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। चंद मिनट जो लेट हुए हैं उसके लिए आपसे माजरत। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो 2-3 चीज़ों के ऊपर है। सबसे पहले तो फोकस करेंगे क्योंकि बजट की आमद है और उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। फिर हम पंजाब स्पीड की बात करेंगे और उसके बाद कल बाजी मरियम आई थी, उन्होंने कहा था किया है करके दिखाएंगे। तो यही स्लोगन था या मैं गलत कह रहा हूँ? तो उस पर बात करेंगे कि क्या किया है और अब क्या करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने रखता हूँ कि जब पंजाब स्पीड गवर्नमेंट में आई, ये इम्पोर्टेड हुकूमत, तो लोड शेडिंग नहीं थी। आप सबको याद है कि माजी बईद की बात नहीं है बल्कि माजी करीब की बात है कि लोड शेडिंग मुल्क के अंदर नहीं थी। उसके फ़ौरन बाद लोड शेडिंग शुरू हुई। चलें, हो सकता है कोई वजूहात बनी हो। इन्होंने 2 हफ्ते लिए, पूरी तरीके से उसका जायज़ा लिया। हम आज़र साहब साथ साथ बताते रहे कि लोड शेडिंग क्यों हो रही है और क्यों और होगी। जायज़ा लेने के बाद 1 मई को पंजाब स्पीड ने यह ऐलान किया कि अब 0 लोड शेडिंग होगी। ये पहला वादा था, आपने ये याद रखना है। ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर आज़म का कौम के साथ किया हुआ पहला वादा था कि अब के बाद 0 लोड शेडिंग होगी। आपको पता है उसी दिन दबा के लोड शेडिंग हुई, अगले दिन दबा के लोड शेडिंग हुई। भाई 1 सेकंड ज़रा पीछे खामोशी रखिएगा। अगले दिन दबा के लोड शेडिंग हुई और जब 4-5 दिन फिर अवाम बिलक उठी,
शदीद गर्मी, आपको पता है इस दफ़ा गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है, तो जो वज़ीर मौसूफ, आपने याद रखना है ये वही वज़ीर मौसूफ हैं जिनको एक बहुत ही काबिल आदमी हैं और बड़े ही होनहार आदमी हैं, और इन्हें पाकिस्तान की तारीख में एक एजाज़ हासिल है जो पाकिस्तान की तारीख में किसी और को नहीं है। पाकिस्तान के किसी नकम्मे तरीन आदमी को वो एजाज़ हासिल नहीं है जो इनको है, और वो है कि ये वाहिद वज़ीर मौसूफ हैं जिनकी वजारत में पिछले दौर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नीचे गई थी ऊपर जाने की बजाय, तो ये एक्सपोर्ट खा गए थे। अब मुझे नहीं पता, ये डीजल इंजन से निकल के अब ये वज़ीर साहब इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं कि चार्ज होते हैं खुद ही, और बिजली भी खा गए हैं, क्योंकि फिर इन्होंने बताया कि लोड शेडिंग 3.5 घंटे होगी। मतलब इंपोर्टेड हुकूमत के वज़ीर आज़म ने झूठ बोला था कि 0 होगी, और इन्होंने कहा कि नहीं अब 3.5 घंटे होगी। फिर आपके सामने उस 3.5 घंटे का तमस्खर क्या उड़ा वो भी आपके सामने है। उसके बाद मैं कुछ चीज़ें आपके सामने और रखता हूं। कहते हैं कि इमरान खान मुआहदे करके गए थे, तो सामने ले आइए इमरान खान मुआहदा करके गए थे। क्योंकि वो अंग्रेजी में है इसलिए समझ नहीं आनी, तो हमारे पास सिबगतुल्लाह विर्क साहब है, बहुत अच्छा तर्जमा करते हैं अंग्रेजी से उर्दू में। हम इस एक दिन के लिए आपको इनकी सर्विसेज उधार देने को तैयार हैं, ताकि आपको एक दफ़ा पढ़ा दें अच्छी तरह से कि वो जिसको आप मुआहदा कह रहे हैं वो IMF की अपनी रिपोर्ट है, मुआहदा नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, क्योंकि अंग्रेजी में है तो आपको गलतफहमी हो रही है। वो मुआहदा नहीं है, वो IMF की अपनी रिपोर्ट है। बिल्कुल आपके ऊपर दबाव है, और आप पर तो कई वजूहात की वजह से दबाव है, वो बाद में बताता हूं। दबाव हम पे भी था, लेकिन इमरान खान ने सबसे पहले एब्सोल्युटली नॉट अडोंगो कहा, फिर एब्सोल्युटली नॉट कहा जब यह कहा गया कि आप आवाम की खाल खींचें। तो जब पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत ऊपर जा रही थी, तो इमरान खान ने उसको नीचे करके दिखाया था। और वो जो सब्सिडी देनी थी, हमारे साथ मुनाजरा कर लें, वो भी बताएंगे कि हम कहां से ले रहे थे, उसका भी पूरा इंतजाम किया था। और IMF को सेटिस्फाई किया था हमने, प्रेशर नहीं उनका लिया था, बल्कि उनसे आर्गुमेंट किया था कि हमने अपने निचले तबके को हर सूरत बचाना है। IMF आपको कर्जा देता है, खरीद नहीं लेता आपको। आप उनके गुलाम नहीं हो जाते कि आपने हर बात माननी है। उसके बाद अगर आप देखें 32 रुपए यूनिट साहिवाल कोल प्लांट दे रहा है, महंगी तरीन बिजली पैदा करके दे रहा है, जो आप पे करते हैं, इन्हीं का लगाया हुआ शाखसाना है। बिजली के तमाम महंगे कॉन्ट्रैक्ट जो है, अभी ये 14 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी कर चुके हैं जब से ये आए हैं। हमने अपने पूरे टन्योर में शायद 6 रुपए भी नहीं की थी, ये 14 रुपए कर चुके हैं। और ये बिजली के तमाम महंगे, हमें भी जो 6 रुपए करनी पड़ी थी, वो इन्होंने जो किकबैक्स ली थी, जो महंगे बिजली के मंसूबे लगाए थे, उनकी वजह से हमें भी करने पड़े थे। उसके बाद अगर आप देखें, बिजली रिकॉर्ड महंगी, गैस रिकॉर्ड महंगी, इंडस्ट्री की गैस बंद कर दी गई। मैं नहीं कह रहा, ये खुद कह रहे हैं, इनके खुद सर्कुलर्स कह रहे हैं। उससे क्या होगा? एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगी। एक्सपोर्ट खत्म होगी, क्या होगा? आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, रुपए के ऊपर और प्रेशर आएगा, रुपया और नीचे जाएगा, आपके यहां इन्फ्लेशन के ऊपर और बुरा असर पड़ेगा। एक्सपोर्ट खत्म होगी, फैक्ट्री बंद होगी। फैक्ट्री बंद होगी, उस फैक्ट्री से रिलेटेड जितनी सनत है वो बंद होगी। वो सारा सनती जो एक सिस्टम में बंद होगा, तो क्या होगा? बेरोजगारी होगी। एक बेरोजगारी तो हमारे मीडिया में कई ऐसे अदारे हैं जिन्होंने खामखा की क्रिएट की ना, कि आपको तनख्वाहें टाइम पे नहीं देते, खुद 40% मुनाफा कमाते हैं। ये सही वाली बेरोजगारी होगी, यहां तो झूठ मूठ आपके सर पे थोपी हुई है। और बेरोजगारी होगी तो आपके सामने फिर क्या होगा? क्राइम भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा, फिर भूख अफलास बढ़ेगी। दूसरी तरफ मीडिया मैनेजमेंट की जाती है। वो तुर्की का दौरा था 3 दिन का, उसके ऊपर बूथा लगाया गया था शहबाज शरीफ साहब का। पहले लटरीनों पे बूथा लगाते थे इस शख्स का,
पंजाब में एक लेटरिन बनाते थे, तो मैं कह नहीं रहा, तस्वीरें मौजूद है इंटरनेट पे, तो बैनर पे इनका बूथा लगाया जाता था। अब मुझे समझ नहीं, बाथरूम जाते हुए इन्हें देखने की क्या जरूरत थी लोगों को? क्या उससे बाथरूम करने में आसानी होती थी? माजरत चाहता हूं ये बात करने में, लेकिन बाथरूम के सामने शहबाज शरीफ की तस्वीर लगाने से क्या डर के बंदा बाथरूम से जल्दी फारिग हो जाता था? क्या मतलब उसका कोई पर्पस होगा ना, इनसे पूछें। क्योंकि कल मरियम साहबा कह रही थी किया था करके दिखाएंगे। मैं स्लोगन उनका सही पढ़ दूं, मुझे याद नहीं है। तो पूछना है कि क्या दोबारा बाथरूमों में भी तस्वीर लगाएंगे आप लोग? आपने किया था, अब करके दिखाएंगे आप। तो दोबारा वो एक एयरलाइन का इश्तिहार लग रहा था जिसमें वो पीछे बिल्डिंग थी एक ग्रैंड, जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, 3 दिन का दौरा। मुझे पता चला शायद 26 करोड़ के इश्तिहारात दे दिए गए उसके ऊपर। वजीर आजम हाउस जिसमें इमरान खान साहब ने एक कील नई नहीं लगाने दी। मैं आपको दावे से कहता हूं, एक कील नई नहीं लगाने दी। जब भी कभी बात की उनसे, अगर कोई चीज खराब थी, उन्होंने कहा इसी से काम चलाओ। मैं इसका गवाह हूं। ये भाई बोल टीवी वाले बंदे की बात सुन लें, वो मुझे भी सुना रहा है। बोल वाले जरा ये पीछे बंदे की बात सुन ले, शोर आ रहा है आगे। एक कील नई नहीं लगाई, लेकिन अब 8 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल जो है, और मैंने वो खुश्क स्विमिंग पूल देखा हुआ है, उसमें पानी नहीं भरा हमने पूरे 4 साल, क्योंकि खान साहब ने भरने नहीं दिया। मैं कई दफा गया, मेरा दिल भी किया कि इसमें गोता लगाया जाए, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाया, लेकिन वो खुश्क पड़ा रहा 4 साल, क्योंकि पानी पड़ना था, फिर उसकी सफाई होनी थी, फिर उसमें बंदे लगने थे, फिर बिजली का खर्चा होना था। तो ये काम तो खान साहब करने नहीं देते। तो वो खुश्क मैंने जरूर देखा, कई दफा शाम को उसके साइड पे जाके बैठा भी मैं, तो उसमें कोई खराबी नहीं थी, कोई टूट फूट नहीं थी। अब 8 करोड़ उस पर किस चीज के लिए लगाए गए मुझे नहीं पता। उसके साथ भी 2 बाथरूम बने हुए, हो सकता वहां भी इन्होंने अपनी तस्वीर लगानी हो। मैं कभी उन बाथरूमों के अंदर नहीं गया जो पंजाब में बनाए, तो हो सकता है टूटी पे भी लगाते हो, लोटे पे भी अपनी तस्वीर लगाते हो, मुस्लिम शावर पे भी लगाते हो, कमोड के अंदर भी हो सकता है तस्वीरें हो खास किस्म की। तो ये मुझे तस्वीरों का शौक इनका समझ नहीं आया। किया है करके दिखाएंगे, खुदा का वास्ता ये ना करके दिखाइएगा, बाकी वाले काम कीजिएगा। लोगों ने बाथरूम जाना है, वो एक प्राइवेट मौका होता है, वहां पे तो शहबाज शरीफ को मत घुसाइए। बाथरूम में लोगों को प्राइवेसी करने दीजिए मेहरबानी करके। अच्छा, एक और मंतक है, हिंदुस्तान ने अरबों रुपए का पेट्रोल डीजल तेल जो है वो रूस से खरीदा। अब ये बात गौर कीजिएगा, हमने रूस से तेल और डीजल नहीं खरीदना। क्यों? क्योंकि जी वो अमेरिका बहादुर का दुश्मन है। लेकिन हमने हिंदुस्तान से तिजारत करनी है, ये जरा गौर कीजिएगा। हमने रूस से पेट्रोल डीजल नहीं लेना क्योंकि वो अमेरिका बहादुर का दुश्मन है, लेकिन हमने हिंदुस्तान से हर सूरत तिजारत करनी है। क्यों? क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। तो जो हमारा दुश्मन है उससे तिजारत करनी है, किसी और का दुश्मन है उससे नहीं करनी। कुछ शर्म करो। हमें पता है आपने ये किया था, अब दोबारा करके दिखाएंगे, हमें पता है, पर शर्म करें ना, ये करके दिखाएं। आपकी बेइज्जती पहले ही इसी किए पे हो रही है, आप फिर बजिद हैं कि आप करके दिखाएंगे। आगे चलते हैं। आज से 2 महीने, तकरीबन कोई 3 हफ्ते पहले मैंने एक ट्वीट करके आपको इन्फॉर्म किया था कि इन्होंने खाद बनाने वाली फैक्ट्रीज की गैस बंद कर दी, आपको याद होगा, और प्रिडिक्ट किया था कि इससे खाद की कीमत बढ़ेगी। हमारी हुकूमत के इससे पिछले साल में 5 बम्पर क्रॉप्स हुई थी, और वो ऐसे ही नहीं हुई थी। किसान को गन्ने का पैसा मिला था, उससे उसने फर्टिलाइजर और दूसरी चीजों को पैसा लगाया था, तो बम्पर क्रॉप हुई थी। इस साल में हमारी हुकूमत जो चल रही थी, जारी बात है मार्च तक हम थे, तो मार्च तक 4 बम्पर क्रॉप्स हमारी हुई जो मार्च तक बोई जा चुकी थी। अब आगे आप अंजाम देख लीजिएगा। खाद महंगी हो चुकी क्योंकि सारी इंपोर्ट होगी, कारखाने बंद कर दिए गए गैस बंद करके, तो एक्सपोर्ट की तबाही, खाद के कारखानों की वजह से किसान की तबाही। जब आपकी इंडस्ट्री की तबाही हो रही है तो इंडस्ट्री में काम करने वाला मजदूर की तबाही,
फैसलाबाद में आपको याद है कबाड़ के भाव पावर को जानता हूं, जिन्होंने हमारी हुकूमत में नई टेक्नोलॉजी की पावर लूम्स लगाई, वही शहर जिसमें बंद कर दी गई थी। ज़र मुबादला कहां तक चला गया, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आपके सामने है, मूडीज की रिपोर्ट आपके सामने है कि क्या हुआ। अब मैं वापस आता हूं, अब स्पेसिफिकली बात होगी मरियम बाजी के दावे पर, किया था करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो ये बात शुरू हुई थी, अगर आपको याद हो, हुदैबिया पेपर मिल्स, और उससे भी पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मौजूद है, काजी फैमिली के नाम पे जाली अकाउंट्स बनाए गए, उनमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई। अब बाजी बिजिद हैं कि किया था करके फिर दिखाएंगे। काजी फैमिली आज तक रोती फिर रही है। फिर हुदैबिया पेपर मिल्स के अंदर जब इसहाक डार पकड़े गए तो उनका बयान हल्फी अदालत के अंदर मौजूद है, रिकॉर्ड पे बयान, कि हां मैंने नवाज शरीफ और उसकी फैमिली के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की थी। अब ये बिजिद हैं, किया था करके दिखाएंगे। उसके बाद आपके सामने रमजान शुगर मिल केस, आपके सामने इवनफील्ड रेफरेंस, जिसके अंदर बाजी ने कैलबरी फॉन्ट जब आया ही नहीं था तब इस्तेमाल कर दिया था। अब बाजी कह रही हैं दोबारा किया था करके दिखाएंगे। उसके बाद बाजी ने जो 90s में अपार्टमेंट बिके थे उनकी जाली ट्रस्ट डीड बना के जमा की, जिस पर अदालत में झूठी करार पाई। बाजी बिजिद हैं, किया था करके दिखाएंगे। उसके बाद बाजी ने कहा मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी निकल आई। अब बाजी बिजिद हैं, किया था करके दिखाएंगे। उसके बाद अल अजीजिया रेफरेंस, आशियाना हाउसिंग स्कीम, उसके बाद पंजाब में लाहौर मेट्रो में करप्शन, वो ये दोबारा बताने लगा हूं। इनके ये जो 6 साल का इनका मुआहदा था, 5 या 6 साल का, उसमें ये डॉक्यूमेंट्री मैंने ये आदिल अब्बासी साहब के प्रोग्राम में ARY में डॉक्यूमेंट्री ये बात दी, और उस पर मैं केस भी भुगत रहा हूं डेफेमेशन का। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ये दिया था कि पंजाब हुकूमत ने एक मुआहदा किया जो तकरीबन $3.90 के करीब था पर किलोमीटर बसों का, कि हर बस जो चलती है उसके हर किलोमीटर के $3.90 देने हैं पंजाब हुकूमत ने उस कंपनी को जिसकी बसें थी। यह मुआहदा किया उसी कंपनी, क्योंकि बिड नहीं की थी, एक ही कंपनी को मुआहदा दे दिया था। क्यों दे दिया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। किस मुल्क की को कंपनी थी, वहां पर इन्होंने कोई दौरे किए थे कि नहीं, इन सवालों के जवाब होने चाहिए। फिर जब हमारी हुकूमत आई तो हमने उसको एडवर्टाइज किया, प्रॉपर बिडिंग हुई, तो आपको हैरानी होगी वही कंपनी जिसने $3.90 के करीब, एग्जैक्ट 86 थे या 84 सेंट से या 90 सेंट से, बहरहाल $3.90 के करीब जो मुआहदा जिस कंपनी ने किया था फी किलोमीटर का, वही कंपनी आधे पैसों में वही मुआहदा करती है। तो क्या इस शरीफ फैमिली ने करप्शन नहीं की थी? अब ये कह रही थी किया था करके दिखाएंगे, तो साबित शुदा है ना। उसके बाद फिर हमारा मकसूद चपड़ासी आ जाता है बेचारा, अकाउंट में 4 अरब, दूसरे चपड़ासियों के अकाउंट में 16 अरब। अब कह रही हैं किया था करके दिखाएंगे। खुदा का वास्ता दोबारा ना कीजिएगा, साड़ियां चांगरा निकल गई ने पहले तुहाडे करम दे नाल। आपने जो कार्रवाई डाली है, पहले लोगों की आंखें बाहर आ गई हैं गुर्बत से। खुदा का वास्ता दोबारा ना करके दिखाइएगा, बहुत कर दिया। 32 जाली कंपनियों के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई, जो मैंने अभी आपको बताया। जब अपने ऊपर बात आई तो कहा हमारे पे तो पाकिस्तान का कानून ही नाफज नहीं होता। वही बेटे जो करप्शन करते हैं अभी भी तुर्की में बैठे हुए थे। फॉर्मल डील्स जो होती हैं, पहले जैसे बिजली घरों की डील्स में बैठा होता था, जिसने सारे किकबैक्स लेने हैं, बाद में कहते हैं हमारे बेटों पे तो पाकिस्तान का कानून ही नाफिज नहीं होता क्योंकि वो यहां रहते नहीं। किया था करके दिखाएंगे। हमारे जैसे लोग यहां रहते हैं, सारा पैसा कमा के मुल्क में लेके आए,
4 साल पूरे मैं सुनता रहा, बैग उठा के भाग जाना है, बैग उठा के भाग जाना है, बैग। और कहते कौन बेशर्म थे? जिनका बाप भागा हुआ था बाहर, जिनके बच्चे भागे हुए थे बाहर, जिनकी तमाम लीडरशिप बाहर भागी हुई थी, पता नहीं किस मुंह से ताना देते थे। अब तो भाई साहब हर चीज वापस आ गई पाकिस्तान में। वो जरा दवाई लैन गया सी उन्होंने भी ले आओ वापस। और अब तो सबको पता है कि वो बीमार कैसे हुआ था और किसने भेजा था। अब तो खुल गई ना बातें सारी, तो अब वापस ले आए। अब तो पंजाब स्पीड की हुकूमत है, बेटी बैठ के बता रही किया था करके दिखाएंगे। पहले अब्बा जी तो ले आओ, फिर आगे कुछ करके दिखा दीजिएगा। पहले अब्बा जी का मुंह विखा दो लोगों को। सो आखिरी बात की तरफ मैं जाता हूं। लुथड़ा हुआ है ये खानदान करप्शन में, लेकिन अब पता चला है कि प्रॉपर लंदन की एक कंपनी हायर की गई है, उसे एक बड़े बिजनेसमैन टाइकोन से पेमेंट करवाई गई है, जिसको ठेकों में और दूसरी चीजों में किकबैक्स दी जाएंगी। और उसका काम है, वहां से ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है, जाली ऑडियोज और वीडियोज। पहले तो बाजी बैठ के कहती थी ना हमने बनवाई हैं। अब लोगों की काबिले एतराज गैर सियासी शख्सियात की मैं बात कर रहा हूं। सियासी शख्सियात के साथ तो ये कर चुके जो काम करना था। अब गैर सियासी शख्सियात को, जिसमें चैनलों के मालिकान भी मौजूद हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, चैनलों के मालिकान और सहाफी मौजूद हैं, उनकी जाली वीडियोस बनाने का ऑर्डर दे दिया गया है, ताकि फिर उन्हें किसी गुमनाम नंबर से वो जाली वीडियो भेजी जाए और फिर उन्हें कहा जाए कि अब ये वाली खबर दें, ये लाइन लें, तो फिर आपकी जान बख्शेगी। तो भाई जो लोग पहले से बाथरूमों के ऊपर तस्वीरें लगाते हों अपनी, तो जिसकी तस्वीर बाहर लगी वो कह रहा है ना मैं देख रहा हूं आपको अंदर, तो दिल करे अंदर भी। वो सफदर भाई तो कह रहे थे हमने बाथरूमों की वीडियोस बनाई हुई हैं। वो अब पता चला कि वो असल नहीं थी, वो नकल ऑर्डर की हुई हैं। और वो मेरा ख्याल डीप फेक से आपको पता चल चुका हुआ है कि किस तरीके से एक शख्स की आप बना देंगे और उसको पता भी नहीं चलेगा उसकी है या नहीं है। वो भले बेचारा वहां हो ना हो, उसने वो तंजीम साजी की हो या ना की हो, लेकिन तंजीम साज वो मशहूर हो जाएगा। उसको घर में भी जूते पड़ेंगे, बाहर भी पड़ेंगे। और बंदे के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होती है कि पूरी दुनिया आपका दुश्मन भी मान जाएगा कि आपने तंजीम साजी नहीं की, आपकी बेगम नहीं मानती। तो सियासतदान या सहाफी जो होगा, जब उसको रोज घर में बेगम से जूते पड़ेंगे, तो उसने खबर या बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस खाक करनी, वो तो घर को संभालने में लगा रहेगा। और अगर आपने उसके महीने 2 महीने घर में जूते पड़वाते गुजार दिए, तो यही आपका कारनामा। सियासत से आपने उसे आउट कर दिया, सहाफत से आपने उसे आउट कर दिया। वो तो भाभी साहबा के कदमों में बैठा होगा बेचारा। तो इसलिए मेरी तमाम भाभियों से ये गुजारिश है कि आपके जो शौहर हजरात हैं उनके बारे में डीप फेक बन रही है। आपके पास अगर ऐसी कोई वीडियो आए तंजीम साजी की, तो उसे प्रॉपर तरीके से चेक कर लीजिएगा। वो जरूरी नहीं है कि वो उसी शख्स की हो। तो ये इज्जतें उछालने का इनका पुराना काम है। अब मीडिया के ऊपर फोकस शुरू हो गया है, मालिकान पे फोकस शुरू हो गया जो आने वाली है। तो मरियम बीबी ये आपने पहले भी किया था, अब खुदा का वास्ता ये करके ना दिखाइएगा। इससे बड़ी लोगों के घरों में बड़े मसाइल बनते हैं, इवन आपकी पार्टी के अंदर लोगों के घरों में मसाइल बनते हैं। ये तंजीम साजी लगता आसान काम है, इसके बाद में बड़े दूर रस जो है ना वो खतरात और नताइज पूरी सोसाइटी को भुगतने पड़ते हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी आप ये जाली वीडियोस, जाली बातें सिर्फ इमरान खान को टारगेट करने के लिए दिन रात आप कभी किसी खातून पे हमला आवर होती हैं, कभी किसी पे होती हैं। अगर आपके पास कोई सबूत है मुकदमा कीजिए, सबूत लाइए। खामखा लोगों की इज्जतें मत उछालिए, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। शुक्रिया जी। देखिए, 2 बातें। हमारा जो मुआहदा हुआ वो आपके सामने था। हमारे मुआहदे की शक्ल में ही आपको पेट्रोल सस्ता करके दिया था, हम ही ने किया था ना। ये कहते हैं इन्होंने मुआहदे किए थे, तो फिर हम मुआहदे तो हमने किए थे, पूरा भी हम नहीं करना था।
तो आपको किस चीज़ की इतनी मुश्किल आई हुई थी कि आपने ज़रूर इस इम्पोर्टेड साजिश के तहत हुकूमत पे आना, जब आपको पता था हमने ये वादे किए हुए हैं, तो अब आप सामने ले आए। हमने तो नहीं किए थे, अब हमारा हुकूमत पे तो कोई इस टाइम नहीं है। हर चीज़ आप जो हुकूमत में करते हैं वो आप दिखाते तो नहीं है ना। आज आपने सुबह टूथपेस्ट किया होगा, आपने वो दिखाया तो नहीं है ना, मुझे करके आए हैं, मुझे यकीन है आपने किया हुआ है। तो इसलिए हुकूमत में हम तो एक नॉर्मल ठीक काम कर रहे थे, कोई गलत वादा नहीं किया था। उसके असरात आपके सामने थे कि हमने इवन पेट्रोल कम करके दिखाया। अगर ये क्लेम करते हैं कि हमने किया तो ये ले आए सामने, कागज तो सारे इनके पास हैं, घर तो नहीं ले गए हम। तो इसलिए ये मेहरबानी करके ये झूठ अवाम को ना बेचें, ये बुरी बात है जी। और आप आखिर पे आई हैं, सबसे आखिर पे सवाल लूंगा, पहले सबका है। देखिए आपके सामने है कि वो हमारी हुकूमत के दौर के बहुत आखिर में वो दौरा हुआ था। वो दौरा 2019 में नहीं हुआ था, 20 में नहीं हुआ था, आपको पता है कब हुआ था। उसके बाद एक इनफॉर्मल निगोसिएशंस होती हैं, आपको पता, हर मुल्क की। फिर आप ऐसे नहीं होता कि आपने आते ही, हम इनकी तरह थोड़ी हैं कि हम जाके कहें, आपके वज़ीर आज़म ने ये पहले कभी नहीं कहा, आप जाके ये कहें कि मैं मांगने नहीं आया। हालात बड़े तंग हैं। अक्सर आपको ट्रैफिक सिग्नल पे लोग ऐसे ही कहते हैं कि मैं मांगने वाला नहीं हूँ। वह हालात बड़े तंग हैं। वो जो पेशावर भिखारी होते हैं ना, वो हमेशा आपके साथ ये करते हैं। जो बंदा दुरुस्त होता है तो चुप खड़ा होता है, और जो आपको ये पूरी कहानी सुना कहता है जी मैं मांगने वाला नहीं हूँ, वह मजबूर हूँ, ये ज़रा देखिएगा। वो पेशावर भिखारी का ये तरीका वारदात होता है। ये पेशावर भिखारी आ गया है, जो मिलना है 20% इसके बेटे ने लंदन ले जाना है, और इन्होंने किया था, ये दोबारा करके दिखाएंगे, याद रखिएगा। और ये बुनियादी तौर पर एक पूरे का पूरा ड्रामा था। ये कुछ आपने देखा होगा ना कि जो घटिया क्वालिटी की वीडियो होती है उसको आप बड़ी स्क्रीन पे डालें तो उसके पिक्सल फट जाते हैं, ये आपने देखा ना। HD क्वालिटी रहती है। सूबे की स्क्रीन होती है छोटी, कोई भी सूबा हो, उस पर माठी क्वालिटी की वीडियो फटती नहीं है। तो ये पंजाब स्पीड ने वहां अपना एक दबदबा बनाया हुआ था, राणा सनाउल्लाह ने बनाया हुआ था। छोटी सी टेरिटरी थी ना वहां की, यही इनकी राजवाहट थी वहां पर। जैसे ही बड़ी स्क्रीन पे बड़े पर्दे पे आए हैं तो आप इनका हाल देखें, ना बात होती है ना चला जाता है। गार्ड ऑफ ऑनर के दरमियान में जो बेचारा वहां पर नायब सूबेदार है उसके सामने झुकना शुरू हो जाता है, पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, किसको थैंक यू कहना है, कैसे थैंक यू कहते हैं। हालांकि पहले बताया जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर शुरू होने से पहले किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, किसी भी हेड ऑफ स्टेट को, क्योंकि हर जगह की तरतीब थोड़ी बहुत फर्क होती, तो प्रॉपर बताया जाता है कि वो शख्स है, वो इसको लीड कर रहा है, उसको आपने थैंक यू कहना है, किस तरह कहना है। और अगर आपको कहा भी जाए सर्टन तरीके से, तो आपने अपनी कौमी जो आपकी एक गैरत होती है, आपकी कौमी रिप्रेजेंटेशन होती है, आप सब यहाँ अपने अपने चैनल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे पहले आप सहाफ़ियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं जो भी कहूँ, कोई साथी जो भी कहे, आपने अपना एक मेयार बरकरार रखना है, समझ रहे हैं ना। आप उससे तो नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी ट्रेनिंग हुई हुई है। तो हेड ऑफ स्टेट पूरे पाकिस्तान का एम्बेसडर होता है, वहां पर रिप्रेजेंटेटिव होता है। उस टाइम वो एक शख्स नहीं खड़ा होता, पूरा पाकिस्तान खड़ा होता है वहां पर। तो कोई अकल नू हाथ मारो, ये बाथरूमों के ऊपर से अपनी तस्वीरें उतारें, किसी वाकई सही प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगानी है तो लगा लें, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ मना किया हुआ ना करें। ये अखबारों में बूथे लगने से बूथे नहीं चलते। बड़े सारे बंदे हैं जो ज़रूरत रिश्ता के इश्तिहार अखबारों में देते पर उनका रिश्ता नहीं होता। इसी तरह आपकी अखबारों में तस्वीरें देने से आपने लीडर नहीं बन जाना। ये लीडर बनने के लिए काम करना पड़ना है। लेकिन अल्लाह, मैं अंदर से बड़ा खुश हूँ, मुझे नहीं पता बाकी लोगों का, मैं खुश हूँ कि बड़े बड़े पर्दे पे ये पिक्चर आई है। मेरी ज़िंदगी थोड़ी आसान हुई है। पहले सारा दिन आप लोगों को जवाब देने पड़ते थे, 50 पैसे पेट्रोल महंगा होता था, बम गिरता था, न्यूक्लियर बम गिरता था, हर तरह के आपके तुर्श सवालात होते थे। तो मुझे पता है आपको तनख्वाहें भी कम मिलती हैं, पर तनख्वाहें हैं भी कम, तो आप सबसे ज़्यादा, और फिर आपने खबरगिरी के लिए बहुत सफ़र भी करना होता है, और बहुत सारी जगह पर मेरे जैसे जो डायरेक्टर न्यूज़ होते हैं वो फिर उसको भी काट शाट करते हैं, उसके ऊपर भी कि आप इधर नहीं गए तो उधर। तो मुझे सब पता है मजाक के अलावा कि आपकी ज़िंदगी में तेल बढ़ने से क्या परेशानी है, लेकिन अंदर से थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि होना आराम है। ज़रा आपको सुकून भी आया होगा। जो हम जब इस सारी बिखरी हुई सिचुएशन को दिन रात हैंडल कर रहे थे, कोविड था, सब कुछ था, तो मैं एक गिला ज़रूर करूँगा कि कॉपरेशन नहीं आया नेशनल।
और ये याद रखिएगा, बीइंग एन एकेडमिशियन मैं कह रहा हूं, जब हमें नजर आ रहा हो कि एक बंदा मुश्किल हालात में काम कर रहा है, कोई भी है, आपकी बेगम है घर में मुश्किल हालात में काम कर रही है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे संभाल रही है, उन्हें पढ़ा रही है, आपकी बूढ़ी माँ है उसको हैंडल कर रही है, अपनी नौकरी कर रही है, तो आपका काम है उसका हाथ बटाना। अगर आप उस मुश्किल वक्त में भी उसके ऊपर तानाजनी करेंगे तो फिर आप उसकी सजा भुगतेंगे, शायद अपने बुढ़ापे में भुगतें, शायद किसी और ज़माने में भुगतें। तो हमें रेट्रोस्पेक्टिवली सोचना है सबको कि अगर तो वाकई पिछली हुकूमत गलत कर रही थी तो दोबारा तनकीद करें हमारे ऊपर, लेकिन आईने में खड़े होकर ज़रूर देखें और सोचें कि क्या वाकई जो तनकीद की गई थी वो एजेंडे के ऊपर थी या दुरुस्त थी। अगर वो गलत थी तो फिर आज जो कुछ हो रहा है उसको ज़रा ऐसे करके देख लें, उसमें आप भी हिस्सेदार हैं। इस तमाम चोरों को लाने में हम सब फिर हिस्सेदार हैं। इसलिए हम कह रहे हैं तो हम तो नहीं होंगे, लेकिन हिस्ट्री की बात हो कि कोई जो भी आए दोबारा उसके साथ ये काम ना करें। दोबारा भी महंगाई होनी होती, इस तरह की महंगाई नहीं होनी होती, लेकिन कोई 1 रुपया 2 रुपया महंगाई होनी होती है। तो ये दोबारा याद रख लीजिएगा अपनी याददाश्तों में कि दोबारा कोई हुकूमत आए और अगर वो जायज इन्फ्लेशन हो, आपको चीजें जायज होती नजर आ रही हो, तो उनके ऊपर तनकीद करते हुए पहले सोचिएगा कि इनको जायज तनकीद जायज करें, लेकिन जो नाजायज काम दिन रात शुरू हुआ था, हम तो जुराब एक ऊपर करके पहन लेते थे, एक जरा नीचे होती थी तो बुलेटिन चल जाता था। जियो टीवी तो इतना मेहरबान था कि समझ नहीं आती थी कर क्या रहा है। शाम को हमें फोन पे कहते थे कि हमसे बेहतर जो है वो सहाफत कोई नहीं करता। अगले दिन जब सहाफत देखते थे तो वो सहाफत नहीं लगती थी। तो मैं तो खुद हैरान था कि क्या हो रहा है, लेकिन हर एक ने आश्कार होना ही अल्लाह करीम फरमा चुके हैं। हर एक ने अपने किए की सजा भुगतनी। मैंने किया होगा तो मैंने भुगतनी है, मैंने झूठ और तूफान बोला होगा तो मैंने भुगतनी है, किसी और ने किया होगा तो उसने भुगतनी है, और मुझे अब बहुत सारे लोग भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। ये सब जब भी कोई हुकूमत आती है तो भुगतती अवाम ही है। ये बताइएगा कि राना सनाउल्लाह इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, तो गिरफ्तारी को वजह दी है या गिरफ्तार करने आते हैं, क्या लाए? देखिए, पहली बात तो ये याद रखें, राना सनाउल्लाह साहब मेरे शहर के हैं, मैं जानता हूं। मैं राना सनाउल्लाह साहब को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं सिर्फ उन्हें यह मशवरा दूंगा दोबारा कि राना साहब, ये लैलपुर नहीं है, आप हादसतन आप पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं। हमें यह पता है कि यू आर अ विडो मेकर, आप बेवाएं क्रिएट करते हैं, आप लोगों की जानें लेके औरतों को बेवा बनाते हैं। सो यू आर अ विडो मेकर। सो आप बुनियादी तौर पर मॉडल टाउन में ये कर चुके, दूसरी जगहों पे कर चुके, लेकिन अब आप पाकिस्तान की कौमी सियासत कर रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी आज आप इमरान खान और वज़रा, साबिक वज़रा के बारे में कर रहे हैं, तो सहाफ़ी याद रखें, कल आप खबर देंगी, आपके बारे में भी करेंगे, किसी और इज़्ज़तदार शख्स के बारे में भी करेंगे। ये रवैया किसी ने हमारी हुकूमत में किया था तो याद करवा दें, इस तरह की धमकियां किसी ने दी थी तो याद करवा दें, किसी ने उससे पहले दी थी। तो आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह का लबो लहजा किसी डिक्टेटर के वजीर दाखिला का भी नजर नहीं आएगा, जो कहेगा मेरी ख्वाहिश है, मैं करूंगा, इस्लामाबाद में घुस के दिखाओ। ये जो ना, ये हिंदी फिल्में बहुत देखते हैं सारे। मरियम सफदर ने भी एक नौशहरा में इलेक्शन जीत लिया, तो वो इंडिया वाले कहते थे घर में घुस के मारेंगे। बाजी इतनी बेवकूफ है, उसे समझ नहीं आई कि केपीके भी तुम्हारा ही घर है, हारना जीतना तो अपनी जगह है ना। अब फॉर एग्जाम्पल पीटीआई हारती है कहीं पे, तो हार जीत तो चलेगी, लेकिन वो मेरा ही घर है ना। पीटीआई फॉर एग्जाम्पल सियालकोट में सीट हारी है, तो वो सियालकोट मेरा ही घर है ना, हारने के बाद वो दुश्मन का घर तो नहीं हो गया। तो ये बीबी की पार्टी एक हादसे की वजह से, खटक साहब का वो स्प्लिट हुआ था, आपको पता है, भाई के साथ, वहां जीत गई। तो इनको ये ख्याल नहीं आया कि किसी जमाने में इनकी भी हुकूमत रही है उस सूबे में, तो ये कह रही घर में घुस के मारेंगे, ये हिंदुस्तानी बन गई एकदम से केपीके के लिए। तो ये तो इनकी अकल है। वही काम राना सनाउल्लाह कर रहे हैं कि आप इस्लामाबाद में घुस के दिखाएं। तो भाई, ये इमरान खान है, नवाज शरीफ नहीं है जो दवाई लेने भाग जाएगा। बनी गाला है, अगर आपने चलना है मैं ले जाता हूं साथ, खान साहब बैठे हुए हैं, आपने गिरफ्तार करना है आप आइए, उसके बाद हिसाब आपसे कौम लेगी। मैं और कुछ नहीं कहता, कौम की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी है। हम ये सोच के आए हैं, हम ये सोच के इस वक्त के यजीद के सामने खड़े हुए हैं, और आपके अंदर जो बोलता है हमें वो भी पता है, आप अपने कद से जो 20 फुट ऊंची बातें करते हैं हमें वो भी पता है, लेकिन
मसला ये है कि हम आपकी तरह के नहीं हैं। पाँव जलेंगे तो अपने बच्चे को पाँव के नीचे नहीं लेंगे, पाँव जलेंगे तो अपने इदारों को गालियां नहीं देंगे। यही तो फर्क है सच्चे पाकिस्तानी में, कि वो मुश्किल वक्त में भी अपने परचम, अपने इदारों, अपनी सालमियत की किसी चीज़ के ऊपर गाली गलोच पे नहीं उतरेगा। हम नहीं उतरेंगे, ना उतरे थे, और आपको कुछ ज़रा सा भी हो तो आप उतरेंगे। जी सर। जैसा आपने इदारों की सालमियत की बात की कि आप साथ करें, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने बड़ा कैटेगोरिकली नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के खुल इस प्रोग्राम पर बात की, पाकिस्तान का लीगल प्रोग्राम, और वाजे किया एक लाइन में कि किसी भी शख्स को इजाज़त नहीं होगी सिवाय इस इदारे के इस प्रोग्राम पर बात करें। डायरेक्टली वो रेफर कर रहे थे शायद साबिक वज़ीर आज़म को। आप इस पर कैसे रिस्पॉन्स देंगे? कल पूरी मीडिया पर इसकी देखिए बात ये है, ये बात बिल्कुल, इस बात की एक साइड बिल्कुल दुरुस्त है कि वो जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके जो रमूज़ हैं, उसके जो हकाइक हैं, उसकी जो उसके करैक्टरिस्टिक है, माफ़ कीजिएगा, उसकी डिटेल्स हैं जो फ़ौजी एतबार से, दफाई एतबार से, टेक्निकल एतबार से ज़रूरी है, वो किसी पाकिस्तानी को ना करने की इजाज़त होनी चाहिए, ना कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी करेगा, क्योंकि वो हमारा सबसे कीमती असासा है। ये चैप्टर तो हो गया क्लोज। अब अगला चैप्टर है उनकी एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर उनकी रैमिफिकेशंस है। एक इंटरनेशनल ऑर्बिट में और हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर उनकी जो सियासी और उनकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, उसके ऊपर नेचुरली आर्मी की लीडरशिप ने बात नहीं करनी, साइंसदान ने बात नहीं करनी, उसके ऊपर सियासतदान ने बात करनी। कुछ आपके असासे और एसेट्स होते हैं जो आपने इस्तेमाल नहीं करने होते, आप वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाते, वो आप इसलिए बनाते हैं कि आपकी जो पार्लियामेंट होती है, आपके जो सियासी लीडरान होते हैं, आपकी सियासी हिकमत अमली होती है, उसके तहत वो एहसासा आपके पास पड़ा हुआ है, आपने उसको इस्तेमाल करना होता है बगैर इस्तेमाल किए हुए। मैं एग्जांपल देता हूँ, अब ब्लॉक्स का हिस्सा बनते हैं मुल्क, जाके जंगें तो नहीं करते उन ब्लॉक्स में। अक्सर आप यूएन के अंदर या आप जाके पैक करते हैं, कुछ इश्यूज के ऊपर जाके मुल्कों को सपोर्ट देते हैं, तो आपकी ना फौज उतरती है ना आपके दूसरे लोग, आप वर्बल सपोर्ट देते हैं। जब आप वर्बल सपोर्ट देते हैं तो उनको नजर आता है पीछे 22 करोड़ की कौम है, 5वीं बड़ी फौज है, एटमी ताकत है, तो वो सारा वजन आपका लीडर डाल रहा होता है ना। जैसे अब ये कह रहा है मजबूर हूं, तो ये एटमी असासों की भी तौहीन ही कर रहा है ना जिस कौम ने बनाई थी। तो इसलिए जो साबिक वजीर आज़म ने बात की थी बिल्कुल दुरुस्त की थी। सोवियत यूनियन हमारे सामने है। आप सबको याद होना चाहिए कि जब सोवियत यूनियन टूटा था, जब सोवियत यूनियन टूटा था तो उनके एटमी असासे वापस ले लिए गए थे। बताता हूं कैसे। आपको याद है यूक्रेन को भी हिस्से में एटमी असासे मिले थे, पूरे मुल्क में उन्होंने अपने जगहों पर उनके एटमी असासे थे ना। आपको पता है फिर यूक्रेन से वो वापस लिए गए थे एटमी असासे। फिर आपने आज यूक्रेन का हाल देखा है। इसी तरह रूस का आपने हाल तब देखा था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे मौजूदा आर्मी चीफ ने कहा था, सोवियत यूनियन की एग्जाम्पल दी थी, और इस पर यह बात हुई थी कि मजबूत इकॉनमी ही मजबूत दिफा है। और फिर हमने इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दी थी जिसकी आप सब ने तहसीन की थी। तो साबिक वज़ीर आज़म नई बात नहीं कर रहे, वो वही बात कर रहे हैं जो बहुत देर से हो रही है, और वो भी बहुत देर से कर चुके हैं। और सोवियत यूनियन की एग्जाम्पल सामने है। अगर आपकी इक्तसादियात अच्छी होगी तो आपका दिफा अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।